हेलो मेरे बटरकप्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक होंगे क्योंकि मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपना न्यू नॉवल स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है खूबसूरत इंतकाम, जिसकी राइटर का नाम है सूफिया कुरैशी। तो चलें बगैर इस इंतज़ार के हम अपना नॉवल स्टार्ट करते हैं। देखा था हमने जिसे ख्वाबों में, मांगा था हमने जिसे दुआओं में, मिला था वो हमें वो शोख रंग फिजाओं में, खोया था वो हमसे सहराओं में। ओहो! नॉवल में गज़ल की क्या ज़रूरत थी? चलिए बाकी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा इसको। वैसे भी मैंने अभी न्यू-न्यू नॉवल पढ़ना स्टार्ट किया तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। सर आपसे कोई इमाद सर मिलने आए हैं, सेक्रेटरी ने उससे ऑफिस अंदर आते हुए कहा, जो चेयर की पुष्ट से सर टिकाए आंखें मूंदे नहीं जाने किन सोचों में गुम था। भेज दो, उसने बंद आंखों से ही जवाब दिया। भाभी की सोचों में गुम हो इमाद ने अंदर दाखिल होते हुए शरारती अंदाज में बोला। उसकी आवाज से उसने चौंक कर आंख खोली और हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई और देखा तो वो सामने खड़ा था। इमाद! वो चीखने के अंदाज में जल्दी से चेयर पीछे की तरफ धकेल कर उठा और उससे गर्म जोशी से गले मिला। कमीने, बताया भी नहीं कब आया तू? हाँ इमाद, उससे पीछे हटते हुए नाराजगी से बोला। उसने इमाद को बैठने का इशारा किया। वो सब छोड़ो, पहले बताओ क्या लोगे, ठंडा गर्म? उसने कोल्ड लेस कान से लगाते हुए पूछा। ब्लैक कॉफी। इमाद बैठते हुआ वो इस बात में सर हिलाता हुआ 2 ब्लैक कॉफी का ऑर्डर देने लगा। फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स रखकर बैठते हुए इमाद से, गोया हो या मुझे 2 दिन हुए हैं आए हुए, इतना बिजी था सब कुछ दोबारा से सेटअप करने में कि बताने का मौका ही नहीं मिला। इतने में कॉफी भी आ गई। फूफो और अंकल भी आए हैं? इमाद ने कॉफी का मग उठाते हुए पूछा। मम्मा पापा नहीं आए, वो शायद अगले महीने आएंगे, उसने भी कॉफी का मग उठाते हुए जवाब दिया। तो मुझे पहचाना कैसे? उसने इमाद से पूछा, जो काफी का सिप लेते लेते उसके अचानक बेतुके सवाल पर ठटका। क्या मतलब पहचाना कैसे? तूने क्या सींग लगवाए हैं या दूसरा मुंह लगवाया है जो मैं तुझे पहचानूंगा नहीं? इमाद को उसके बेतुके सवाल पर गुस्सा चढ़ आया। अरे पागल, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना गुस्सा हो रहा है? उसने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा। मेरा मतलब ये था कि मैं काफी चेंज हो गया हूँ, कभी कभी तो खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पाता कि मैं वो ही हूँ, इसलिए पूछा। खैर बुरा तो उस वाले गेटअप में भी नहीं लगता था और मुझे पता है तूने अपने आप को क्यों बदला है, इसके लिए ना। और तू ये सोच रहा है कि वो तुझे पहचानेगी कि नहीं? मुझे लगता है कि वो नहीं पहचानेगी। वो उस लिए वो तेरे को पहले वाला बोंगा टाइप इमेजिन करके बैठी होगी तो शायद उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो पहचानना। इमाद हंसता हुआ कहते हुए साथ ही खड़ा हो गया। कहाँ जा रहा है? बैठना, अभी तो आया है। जो इमाद की बात पर कुछ सोच रहा था इमाद को उस तरह खड़ा देखकर बोला, नहीं यार, फिर कभी आऊंगा, मेरी एक जरूरी मीटिंग है रात को, चक्कर लगाना घर पर। इमाद ने उससे कहा, नहीं यारा, अभी नहीं, जिस मकसद के लिए आया हूँ वो पूरा कर लूँ, फिर बाद में कभी आऊंगा। और तूने किसी को नहीं बताना कि मैं अमेरिका से आ गया हूँ और कराची में हूँ, वादा कर। उसने इमाद से वादा लिया। इमाद ने कुछ बात समझते हुए इस बात में सर हिला दिया और आंखों में गॉगल्स लगाए और बाहर की जानिब बढ़ गया। आज मौसम 2 दिन के मुकाबले में काफी खुशगवार था। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, गर्मी भी कुछ कम थी। एशियन ड्रेसिंग के शीशे के सामने ब्लैक कलर की फ्रॉक पर चूड़ीदार पजामे में मलबूस अपने लंबे बालों को खुले ब्रश कर रही थी। प्रीशा यार उठ भी जाओ, तुम्हें पता है आज हमारी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे है और तुम यहाँ हाथी घोड़े सब लेकर सो रही हो। मैंने रात को कहा भी था जल्दी सो जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन नहीं, प्रीशा साहिबा को तो फर्ज है ना रात देर तक नॉवल पढ़ना, मोबाइल यूज करना, और साथ साथ अपनी बहन प्रीशा को भी उठाने के लिए आवाजें दे रही थी, जो कंफर्टर में मुंह डाले आराम से सो रही थी। वह 1 घंटे से 2-2 मिनट कहकर वापिस से सो जाती। क्या है यार, अब उठ तो गई हूं ना, क्यों शोर कर रही हो? प्रीशा ने बंद आंखों से ये झंझलाते हुए कहा। उठ तो गई ना हूं कि बच्ची। ईशा ने ब्रश ड्रेसिंग पर रखते हुए उसकी तरफ मुड़ते हुए नकल उतारी। 1 घंटे से उठा रही हूँ, अब जाके उठी हो। अब चलो जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ ब्रेकफास्ट तैयार करने, ईशर कहते हुए बाहर की जानिब बढ़ गई। क्या मुसीबत है, कोई सोने भी नहीं देता? प्रीशा बुड़बुड़ाते हुए बेड से नीचे उतरी और वार्डरोब में से हैंग शुदा सूट निकालकर जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। गुड मॉर्निंग चुड़ैल, ये माँ था जो डाइनिंग टेबल की कुर्सी धकेल कर बैठा था, जहां पहले से प्रीशा लाइट पिंक कलर की कुर्ती पर जींस में मलबूस बालों में कैचर लगाए जूस के सिप ले रही थी। ओए, तुम ये चुड़ैल किसको कहा? प्रीशा ने माँ को घूर कर पूछा। किसको कहा मतलब, तुम्हें कहा है? अब तुम ही बताओ, मैं चुड़ैल को चुड़ैल ना कहूँ तो क्या कहूँ? इमाद ने ब्रेड पर जैम लगाते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। इमाद, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, प्रीशा साथ ही कहते हुए जंगली बिल्लियों की तरह इमाद को मारने के लिए लपकी। अरे अरे, पागल हो गई हो क्या? इमाद जल्दी से कुर्सी से उठते हुए भागा। साथ ही प्रीशा ने भी इमाद के पीछे दौड़ लगाई। इमाद भागते हुए किचन में आया, जहां से ईशर केटल में चाय निकाल रही थी और राबिया भाभी जो इमाद के बड़े भाई की बीवी ऑमलेट बना रही थी। इमाद को इस तरह भागते आते हुए चौंकी। क्या हुआ इमाद, क्यों सुब सुब दौड़ लगा रहे हो? ईशर ने इमाद से पूछा, जो किचन के काउंटर के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। ईशा, मुझे अपनी पागल बहन से बचा लो, वो मुझे मारने आ रही है, इमाद ने चुपते हुए कहा। तुमने ही कुछ कहा होगा उसे, राबिया भाभी ने ऑमलेट को प्लेट में निकालते हुए कहा। इतने में प्रीशा कड़े तेवरों के साथ किचन में दाखिल हुई थी। कहाँ हो इमाद, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, कहाँ छुपे बैठे हो? क्या हुआ प्रीशा, क्यों इतने गुस्से में हो? राबिया ने काउंटर पर रखे कैटल में से चाय कप में डालते हुए पूछा। भाभी आप अपने देवर को समझा ले, वरना आज मुझसे ये बेमौत मारा जाएगा। राबिया और ईशा ने प्रीशा के इस तरह कहने पर दोनों ने अपनी हंसी जब्त की।
उमैस जो कब से बाहर लाउंज में बैठा हुआ किसी क्लाइंट से मोबाइल पर जरूरी मीटिंग की बात कर रहा था और उनके शोर शराबे की आवाजों से डिस्टर्ब भी हो रहा था, उसकी जब्त की इंतहा यहीं तक थी, फोन रखकर आखिरकार गुस्से में किचन में चला आया, क्योंकि ये इन दोनों का रोज का मामूल था। इमाद पीछे का कुछ ना कुछ कह देता और इस तरह पूरे घर में शोर शराबा मचा रहता। और आजकल घर वाले भी सब 10-15 दिन के लिए किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी में इस्लामाबाद गए हुए थे, इसी वजह से इन दोनों को रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। क्या हो रहा है, क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचाया हुआ है? उमैस गुस्से से किचन में दाखिल होते हुए बोला, जिसकी आवाज पर उमैस जल्दी से काउंटर के पीछे से बाहर आया। उमैस भाई देखे ना, इमाद मुझे चुड़ैल चुड़ैल बोलता रहता है। प्रीशा रोने की भरपूर एक्टिंग करते हुए बोली, क्योंकि प्रीशा को पता था अब इमाद को डांट पड़ेगी। उसकी एक्टिंग पर इमाद जो उससे ही देख रहा था अशश कर उठा। इमाद तुम कभी बड़े ना होना, उमैस गुस्से से कहते हुए किचन में मौजूद डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, जिस पर प्रीशा ने इमाद को मुंह चढ़ाया। फिर इमाद ने भी जैसे उसे इशारे में कहा कि उस बात का बदला बाद में जरूर लेगा। भाई मैंने क्या किया है? इमाद चेहरे पर मस्कीनियत तारी करते हुए बोला, हाँ तुम तो दुनिया के शरीफ तरीफ इंसान होना। उमैस ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, भाई मैंने तो सिर्फ बकौल आपके कि आपकी डॉल का नाम लिया था, जिसका जो नाम होगा वही तो नाम लूंगा ना। इमाद मासूम शक्ल बनाते हुए बोला, भाई मैंने इसको गंजा कर देना है अगर अब इसने मुझे चुड़ैल कहा। तो प्रीशा ने इमाद की तरफ गुस्से से घूर कर कहा और वहां से वॉकआउट कर गई और उसके पीछे पीछे ईशल भी चल दी। इन दोनों के जाते इमाद का जोरदार कहका निकला, हिजर की बददुआ ना हो, देख लेना जुदा ना हो, जमाने तो बहुत आएंगे, थक ना जाना, जुदा ना हो जाना। पता नहीं कहाँ रह गई है, अभी तक नहीं आई। मेरा तो खड़े खड़े गर्मी से बुरा हाल हो गया है और ना ही कॉल और मैसेज का जवाब दे रही है। प्रीशा कान से फोन हटाते हुए बेजारियत से बोली। ईशल और प्रीशा आधे घंटे से यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में खड़ी हुई मिनहल का वेट कर रही थी, जो उनकी दोस्त होने के साथ उनकी कजन भी थी, कि वो आए तो क्लास में साथ चले, लेकिन वो आए तो तब ना। प्रीशा हम क्लास में चलते, ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हमारी क्लास भी मिस हो जाए। मिनहल साहिबा को आज यूनिवर्सिटी आने के मुझे कोई आसार नहीं लग रहे। ईशल हाथ में बुक्स उठाते हुए बोली, मुझे भी यही लग रहा है, प्रीशा ने भी स्वाद में सारा लाते हुए कहा। और फिर वो दोनों अपने डिपार्टमेंट की जानी बढ़ गई। वो दोनों क्लास में दाखिल हुई तो क्लास में स्टूडेंट पहले से मौजूद थे। दोनों ने शुक्र किया कि अभी सर नहीं आए और वो जल्दी से आकर अपनी जगह पर बैठ गई। थोड़ी देर में वो क्लास में दाखिल हुआ। व्हाइट शर्ट पर ब्लू जीन्स पहने काफी हैंडसम लग रहा था। कीप क्वाइट क्लास एंड कंसंट्रेट द लेक्चर। सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी बातों में इतने मगन थे, किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि वो क्लास में कब दाखिल हुआ। उसके कहने पर क्लास में एकदम खामोशी से छा गई और सबने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। अब वो लेक्चर स्टार्ट कर चुका था। ईशल सर कितने हैंडसम है ना, बिल्कुल मेरे नॉवल के हीरोज की तरह। प्रीशा ने पुरजोश होते हुए ईशल जो लेक्चर सुनने में मसरूफ थे उसके बाजू पर जोर से कोहनी मारते हुए कान में सरगोशी की। क्या है प्रीशा, तुम्हें फिर दौरा पड़ गया है? जहां किसी लड़के को देखा तुम्हें तुम्हारे नॉवल के हीरो याद आए। ईशल गुस्से से अपना बाजू सुलाते हुए घूर कर बोलती हुई वापिस से लेक्चर की तरफ मुतवज्जा होगी। प्रीशा भी मुंह बसूरते हुए लेक्चर सुनने लगी। मैं आई कम इन क्लास? मीना क्लास के दरवाजे पर खड़ी अपनी फूली हुई सांस हमवार करते हुए बोली। वो शायद जल्दी जल्दी आने में सांसम सांस हो रही थी। वो एक लम्हे के लिए उसकी आवाज पर रुका। नो एंड गेट आउट ऑफ माई क्लास, उसने बगैर पीछे देखे जवाब दिया, क्योंकि उसकी पुश्त मिनहल की जानिब थी। हाँ ये उसी की आवाज थी। वो उसकी आवाज तो हजारों के हजूम में भी पहचान सकता था। बट सर, मिनहल मिनमनाई, मैंने एक बार कहना था। नहीं तो नहीं, उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला और देखता रह गया। वो आज भी वैसी ही थी, शायद पहले से ज्यादा खूबसूरत। गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी ब्राउन कलर की आंखें, बड़े लंबे बाल, अपने आप में हर किसी को मेस्मराइज करने वाली वो ऐसी ही थी। एक लम्हे को वो उसके शहर में खो सा गया। सर नेक्स्ट टाइम लेट नहीं होंगी। मिनहल की आवाज से वो होश की दुनिया में वापस आया। फिर संभल कर गोया हुआ, मैं एक सेकंड की ताखीर बर्दाश्त नहीं करता और आप तो पूरे 10 मिनट 30 सेकंड लेट हुई हैं, तो इसलिए आप मेरी क्लास से बाहर खड़े रहकर अटेंड करेंगी लेक्चर। सर प्लीज मिनहल को क्लास में आने दे, वो नेक्स्ट टाइम लेट नहीं होगी। अब की बात प्रीशा मिनहल की दफा में बोली, अगर आपको उनसे इतनी हमदर्दी हो रही है तो आप भी उनके साथ बाहर तशरीफ ले जा सकती हैं। वो चेयर पर बैठते हुए बोला, नहीं नहीं सर, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। वो अपनी शामत बनते देखकर जल्दी से बात बदलकर अपनी जगह पर बैठ गई। आप अभी तक यहीं खड़ी हुई हैं, गई नहीं? मैं क्या आपसे फारसी में बात कर रहा हूँ जो आपको इतनी सी बात नहीं समझ आ रही? मिनहल को अपनी जगह से ठस से मस होता ना देखकर पूछा। सर मिनहल रोहानसी हुई। आई सेड गेट आउट। वो अब की बार गुस्से से कहते हुए बाहर की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोला। उसके बाद इतनी करखत थी वो जी जहां से काम गई और ना चाहते हुए भी बेचारी मिनहल को क्लास से बाहर खड़ा होना पड़ा। क्लास के बाद अब वो तीनों कैंटीन में बैठी हुई थी। मिनहल मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। रात को फोन पर बड़ा कह रही थी कि हम क्लास में साथ चलेंगे। हमने तुम्हारा ग्राउंड में खड़े रहकर कितना वेट किया और कितने कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन मजाल है तुम वक्त पर कॉल अटेंड कर लो। और मुझे समझ में नहीं आता तुम अपने पास मोबाइल रखती क्यों हो? जब वक्त पर काम ना आए तो फायदा। ईशल बुरी तरह मिनहल पर गुस्सा कर रही थी। यार मेरी तो कोई बात सुन लो। जो है सब मुझे डांटे जा रहे हो। पहले वो खड़ूस उर्फ जलाद सर ने मेरी कोई बात बगैर सुने डांट के क्लास से बाहर निकाल दिया और अब तुम मेरी कोई बात सुने बगैर कब से डांटे जा रही हो? मिनहल ने फूले मुंह के साथ बोला। जी जी, आप अर्ज करना पसंद करेंगे आप लेट क्यों आई? प्रीशा जो मोबाइल यूज करने में मसरूफ थी, मिनहल की बात सुनकर जल्दी से कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए बोली, आज बाबा किसी जरूरी काम से घर से सुबह जल्दी निकल गए थे। ड्राइवर भी छुट्टी पर है आजकल और मैं बाबा से बोलती हूँ मुझे ड्राइविंग सिखा दे, वो मानते ही नहीं है। फिर इमाल भाई को कॉल की कि मुझे ऑफिस जाते हुए यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दे। 10-15 मिनट में वो आए, फिर वो मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके गई, इसलिए मैं लेट हो गई और जल्दी जल्दी मैं मोबाइल घर पर ही भूल गई। अच्छा चलो जल्दी से अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो वरना सर फिर गुस्सा करेंगे। ईशल ने चेयर की पुष्ट पर टेक लगाते हुए मिनहल से कहा। सर ने जो उसे क्लास से निकलते
हुए बाइक खड़ी मिन्हल को 1 घंटे के अंदर असाइनमेंट बनाने को कहा था। सर ने ये जलाद को होने, मुझे समझ नहीं आता उन्हें सर बनाया किसने, खड़ूस ना हो तो। मिन्हल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और असाइनमेंट बनाने लगी। कोई नहीं सर, इतने हैंडसम हैं, बिल्कुल मेरे नॉवल के हीरोज की तरह। प्रिशे मिन्हल की बात पर जैसे बुराई मान गई। प्रिशे, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी अगर तुमने अब अपने नॉवलों का जिक्र किया तो हमसे। मिन्हल जो जल्दी जल्दी असाइनमेंट बनाने में मसरूफ थी, प्रिशे को गुस्से से घूर कर कहा। प्रिशे का यही था, जब कोई बात हुई वो अपने नॉवलों के किस्से लेकर बैठती। सब घर वाले उस नॉवलों से बेजार थे। जलाद क्यों? हम, मेरा मतलब यार सर क्यों आ रहे हैं? मिन्हल के प्रिशे को कहते कहते नजर जो सामने पड़ी तो वो कॉरिडोर की राहदारी से चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। मिन्हल ने उसको अपनी तरफ आता देखकर और सुबह वाला मंजर याद करके गोया सांस हलक में अटक गया हो। फिर वो उनकी तरफ आकर रुका और गोया, मिस मिन्हल, आपने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया। पूरा 1 घंटा 25 सेकंड ऊपर हो गए हैं। वो अपने बाएं हाथ की रिस्ट वॉच देखते हुए बोला। वो सर, मिन्हल जल्दी से अपनी जगह से उठती हुई हकलाते हुए बोली। मिस मिन्हल, मुझे हकलाते हुए लोग सख्त नापसंद है। आप जल्दी से बताएं आपने अभी तक असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं करवाया? मुझे और भी बहुत काम है, वो उसकी आंखों में देखता हुआ खुश लहजे में बोला। मिन्हल एकदम उससे नजरें चुरा गई। कुछ तो था उसके लहजे में, शायद वो उसको कुछ जताना चाह रहा था, पर क्या वो समझ नहीं पाई। नहीं सर, अभी थोड़ा सा रहता है, मैं कल सबमिट करवा दूंगी, मिन्हल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। ओके, सिर्फ कल तक टाइम? वो सिर्फ ये कहते हुए आगे बढ़ गया क्योंकि उसके लिए यहाँ ज्यादा देर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। वो अब तन्हाई में रहना चाहता था। मिन्हल टेरेस पर रेलिंग के पास व्हाइट कुर्ती में ट्राउजर मलबूस बालों को खुला छोड़ खड़ी थी। एक हाथ मोबाइल पकड़े मसरूफ अंदाज में कुछ टाइप करते हुए, दूसरे हाथ में कॉफी का मग पकड़े और उसमें से वक्फे वक्फे से कॉफी के सिप ले रही थी। इतने में सामने आने वाला शख्स उसके हम कदम आकर खड़ा हो गया और उससे देखे गया। कोई मसला है? उसने सामने वाले शख्स को उस तरह खुद को देखते हुए झंझलाते हुए पूछा। नहीं नहीं, तो वो हकलाते हुए गोया हुआ। फिर जाओ यहाँ से, मेरे सर पर क्यों खड़े हो? या फिर कोई काम नहीं है तुम्हें इस दुनिया में? जब देखो मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, बोंगा कहीं का। मिन्हल ने सामने वाले शख्स को अच्छी खासी झाड़ पिलाई और दोबारा से मोबाइल पर मसरूफ होगी। मुझे तुमसे एक बात करनी है, वो झिझकते हुए बोला। हाँ बोलो, उसने मोबाइल पर झुके ही मसरूफ अंदाज में ही जवाब दिया। वो एक, तुम हकलाते बहुत हो, जल्दी बोलो क्या बोला है, वरना मैं तुम्हें अब यहाँ से धक्का दे दूंगी। उसने रेलिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब वो तंग आ गई थी। वो यहाँ सुकून के लिए आई थी और वो यहाँ भी आ गया था। उससे उससे सही मायनों में चिढ़ होने लगी थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया और सुकून का सांस लिया, जैसे सालों पुराना बोझ उसके दिल से उतर गया हो। उसने सामने दुबले पतले शख्स पर एक उछलती निगाह डाली, जिसके चेहरे पर सामने रंगत बड़ा सा गोल चश्मा ठीक करते हुए ब्लैक ढीली सी चेक वाली शर्ट पर ब्लैक ट्राउजर पहने शख्स पर डाली, जो उसे किसी उम्मीद की नजर से देख रहा था, और समझने की कोशिश की कि वो कहना क्या चाह रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? हाँ, वो गोया उस पर बुरी तरह फट पड़ी थी। मैं तुमसे शादी करूंगी। हाँ, वो तंजिया हंसते हुए बोली। तुमने अपने आप को प्रिंस चार्मिंग समझा हुआ है, शक्ल देखी है अपनी। अगर तुम इस दुनिया के आखिरी शख्स भी होते तो मैं तब भी तुमसे शादी नहीं करती। वो बहुत आसानी से उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही थी और वो रोते हुए सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। वो कहती हुई साथ उस पर हकारत भरी निगाह डालते हुए वहां से चली गई। उसने उसके जाते ही जल्दी से अपनी शर्ट की आस्तीन से अपनी आंखें बेदर्दी से रगड़ी और अपने आंसू साफ किए। वो एक मर्द होकर इस तरह नहीं रो सकता था। उसने सोच लिया था कि वो अपनी मोहब्बत की बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। मुद्दत से जिसकी आस थी वो मिले भी कुछ इस तरह। हम नजर उठा के तड़प उठे, वो नजर झुकाकर गुजर गए। वो जल्दी से यूनिवर्सिटी के पोर्च में आया जहां पहले से उसकी कार पार्क थी। जब वो उस ख्याल से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता, वो फिर भी उसके ज़हन में फिल्म की तरह चलने लगती कि किस तरह मिन्हल ने उसकी मोहब्बत का मजाक बनाया था। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था लेकिन अपनी मोहब्बत का मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो गाड़ी में बैठा इन ही सोचों में गुम था। एकदम से उसका फोन बजा। उसने अपनी बराबर वाली सीट पर रखे मोबाइल पर नजर डाली। इमाद कॉलिंग जगमगा रहा था। हाँ बोलो, वो मोबाइल यस में करते हुए कान से लगाते हुए बोला। क्या है यार, कब से ऑफिस में तेरा वेट कर रहा हूँ। दूसरी जानी फोन पर इमाद की आवाज उभरी थी। मैं यूनिवर्सिटी था। और अब मैं क्या यूनिवर्सिटी में? वहां क्या कर रहा है? वापिस से स्टडी स्टार्ट कर दिया? इमाद उसकी बात काट कर जल्दी से बोला। अमेरिका से आने के बाद दिमाग पर असर हो गया है तेरा, जो वापिस से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। इमाद, मेरी बात तो सुन लो। वो उसके एक साथ इतने सारे सवालात झंझलाया था। वो सब बाद में बताऊंगा, मैं अभी घर जा रहा हूँ और मैंने आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दी हैं और तुम भी वहीं आ जाओ। उसने सिर्फ ये कहकर ठक से फोन रख दिया और मोबाइल डैशबोर्ड में डालकर वहां से जन से गाड़ी उड़ा ले गया। बात तो सुनो। हेलो हेलो। इमाद उससे पहले कुछ बोलता वो फोन बंद कर चुका था। वाकई उसके दिमाग पर असर हुआ था। वाकई उसके दिमाग पर असर। दूसरी जानिब इमाद ने उसकी इस तरह कॉल बंद करने पर इमाद ने बड़बड़ाते हुए सर झटका था। आज का दिन ही खराब है। अगर मुझे पता होता ना कि आज यूनिवर्सिटी में इतना ख्वार होना पड़ेगा तो कभी भी नहीं आती। और अब उस गाड़ी के टायर को भी अभी ही पंचर होना था। मिन्हल गुस्से से जलाकर बोली। वो तीनों यूनिवर्सिटी से वापसी में घर जा रही थी, तभी अचानक गाड़ी चलना बंद हो गई। फिर ड्राइवर ने बताया कि शायद गाड़ी का टायर पंचर हो गया और उसे सही करने में आधा 1 घंटा लगेगा। वो तीनों अब बीच रोड पर खड़ी हुई थी, तभी एक चमचमाती हुई ब्लैक प्राडो उनके सामने आ खड़ी। आप लोग यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? उसने साइड विंडो का शीशा नीचे करते हुए पूछा। ये यहाँ अभी आ गया, मिन्हल ने ईशल के पीछे चुपते हुए बड़बड़ाई। और उसने मिन्हल की हरकत बखूबी देख ली थी। सर, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ड्राइवर अंकल सही कर रहे हैं, प्रिशा ने उसे बताया। मैं ड्रॉप कर दूं आप लोगों को? उसने पूछा। जी जी सर, क्यों नहीं। प्रिशा जल्दी से कहती हुई गाड़ी में बैठ गई और साथ ही ईशल भी बैठ गई। नहीं नहीं सर, आप क्यों जहमत करेंगे, हम ऑटो में चले जाएंगे, मिन्हल कहते हुए थोड़ा झिझकी।
और तुम दोनों गाड़ी से बाहर हो। मिनहल ने उनसे कहा जो आराम से गाड़ी में बैठी हुई थी। मिनहल तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी गर्मी में रिक्शों के धक्के खाती फिरोगी, जल्दी आओ। ईशल ने मिनहल का हाथ खींचकर गाड़ी में बिठाया। मैं ड्राइवर नहीं हूँ, किसी को मेरे साथ आगे बैठना होगा, वही इग्निशन में चाबी घुमाते हुए बोला। मिनहल तुम जाओगी। ईशल और प्रीशा ने साथ कहा था। मैं नहीं जा रही प्रीशा, तुम चली जाओ। मिनहल ने साफ इनकार करना चाहा। मेरी हिम्मत नहीं है अब आगे बैठने की, मैं आज बहुत थक गई हूँ। प्रीशा ने गाड़ी की सीट की पुश से आराम से टेक लगाते हुए कहा। मिस मिनहल आगे आ जाइए, आप डर तो ऐसे रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। वो गाड़ी के फ्रंट मिरर में देखते हुए तंजिया लहजे में बोला। जल्दी जाओ, ईशल ने उससे कहा। मुसीबत है, मिनहल गुस्से में कहते हुए जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोल कर उतरी और आगे आकर बैठ गई। उसने मिनहल को इतने गुस्से में देखकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सर, आप यूनिवर्सिटी में न्यू हैं? प्रीशा ने उससे पूछा। जी सर, हसन किसी जरूरी काम के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, इसलिए मैं एक हफ्ते के लिए उनकी क्लासेस अटेंड करूंगा, उसने तहम्मुल से जवाब दिया। सर, हम आपका नाम ही पूछना भूल गए हैं, आप अपना नाम बताइए, प्रीशा ने उससे कहा। मेरा नाम शारिक अहमद है, उसने संजीदगी से जवाब दिया। मिनहल उसकी बात पर अपनी जगह साथ रह गई। ये नाम तो कहीं सुना हुआ लग रहा है। शारिक अहमद, मिनहल ने जेर लब दोहराया। लेकिन कहाँ? वो अपने जहन पर जोर डालने लगी। हाँ, याद आया, ये नाम तो बोंगे का था ना शायद। फिर एक नजर उसने उन पर डाली जो आराम से आंखों में गॉगल्स चढ़ाए ड्राइविंग कर रहा था। लेकिन वो ऐसा तो नहीं था। सर की पर्सनैलिटी तो कितनी डैशिंग है, और वो कहाँ? वो तो अभी अभी ऐसा ही होगा, चिपकू टाइप। मिनहल ने सोचकर सर झटका। वो ये सोच ही रही थी, तभी प्रीशा ने उसे पीछे से झंझोड़ा। मिनहल, सो गई हो क्या? तुम्हारा घर आ गया है। हाँ हाँ, वो बुकलाती हुई जल्दी दरवाजे का लॉक खोलकर गाड़ी से उतर गई और वो उसके महसूर खुशबू सांसों में उतारने लगा। शाम के 6 साढ़े 6 का वक्त था। सूरज भी हल्का हल्का ढलना शुरू हो गया था। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। इमाद अभी बाहर से एक हाथ की उंगली में चाबी घुमाते हुए गुनगुनाते हुआ लाउंज में दाखिल हुआ था। पता नहीं एक अचानक किस तरह उसका पाँव अनबैलेंस हुआ और वो सोफे की दूसरी साइड पर ड्रम से जा गिरा और आधे गाना उसके मुंह में ही रह गया। क्या मुसीबत है? प्रीशा जो लाउंज में सोफे पर बैठी नूडल्स खाने में और साथ ही अपना कोई फेवरेट सीरियल देखने में मसरूफ थी, इस तरह अचानक धड़म की आवाज ने एकदम उसको उछाल कर रख दिया। साथ ही नूडल्स का बाउल भी हाथ से छूटकर जमीन पर 10 हो चुका था। प्रीशा ने अपनी दूसरी जानिब इमाद को सोफे पर मुंह के बल गिरा हुआ देखकर प्रीशा को अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल लगी। मर गया। इमाद के सीधा होते ही मुंह से हल्की सी कराह निकली। क्या हुआ इमाद? मुझे तो बड़ा कहते हो, इतना बड़ा चश्मा लगाया हुआ है फिर भी देखकर नहीं चलती और आज खुद अंधेपन का मुजाहरा करते फिर रहे हो। प्रीशा ने अपनी हंसी जब्त करते हुए इमाद की बात उसी पर छोड़ कर कह दी। क्योंकि प्रीशा की आई साइड वीक थी, उसलिए वो ग्लासेस का यूज करती थी और इमाद हर दफा उसके चश्मे का मजाक बनाया करता था। चुप करो चुड़ैल और हटो यहाँ से, मुझे रिमोट दो, मैं मैच देखूंगा। इमाद ने कहते हुए साथ ही प्रीशा के हाथ से रिमोट झपट लिया। इमाद, मुझे रिमोट दो, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। प्रीशा ने इमाद से रिमोट छीना चाहा, लेकिन इमाद ने अपना हाथ ऊपर की तरफ कर लिया। चलो जाओ यहाँ से, मुझे मैच देखने दो। पागल हो जाओगी इतने ड्रामे दे देकर, चुड़ैल तो पहले ही, और फिर पागल भी हो जाओगी, ऊपर से अपने मुंह से बड़ा चश्मा लगाए रखती हो, कैसी लगोगी? मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। इमाद डरने की एक्टिंग करते हुए बोला। इमाद, प्रीशा का पैमाना लबरेज हो गया था। आहिस्ता बोलो, मैं बहरा नहीं हूँ। इमाद ने अपने कान में उंगलियां ठूसते हुए कहा। मुझे लगता है तुम्हें चुड़ैलें बहुत पसंद है, अल्लाह करे तुम्हारी शादी किसी चुड़ैल जैसी से ही हो, फिर तुम्हें पता चलेगा। प्रीशा ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। इमाद ने प्रीशा को मायने खेज नजर से देखते हुए कहा। तुम लोग फिर लड़ने लगे हो? ईशल लाउंज में दाखिल होते हुए बोली। और क्या हालत बना रखी है यहाँ की तुम लोगों ने? इसने फ्लोरिंग टाइल्स पर नूडल्स गिरे हुए देखकर पूछा। इस चुड़ैल ने ही गिराए हैं। और ईशल, एक कप कॉफी बना दो। इमाद ने एलईडी की स्क्रीन पर नजरें मरकूज करते हुए बोला। जाओ प्रीशा, इमाद को काफी बना कर दो, इतने में यहाँ की सफाई कर लूं मैं। ईशल ने प्रीशा से कहा। मैं बना के दूं काफी? प्रीशा उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए बोली। इस घर में प्रीशा तुम्हारा ही नाम है, प्रीशा और तो किसी का नहीं है। जाहिर सी बात है तुमसे ही बोला है, ईशल गुस्से से कहते हुए सफाई करने लगी। मुसीबत है, कुछ सुकून से बैठने भी नहीं देता, दिल तो चाहता है इसकी कॉफी में जहर मिला दूं। प्रीशा बड़बड़ाते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई और उसकी बड़बड़ाहट इतनी तेज थी इमाद बखूबी सुन सकता था। अब तुम कहाँ जहर के लिए मारी मारी फिरोगे? ऐसा करना, कॉफी बनाने के बाद मेरे कप में से एक सिप ले लेना, वही बहुत है। इमाद चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट लिए बोला। उफ। वो मुठियां भेजती हुई बगैर कुछ बोले दांत पीसती रह गई और किचन की जानी मुड़ गई, क्योंकि प्रीशा को पता था वो कुछ भी लेकर कर ले इमाद को बाज नहीं आना। रेजा रेजा कांच की सूरत में बिखर जाता हूँ, उसकी याद में जब हद से गुजर जाता हूँ, रोज खाता हूँ मैं उसको याद ना करने की कसम, रोज अपने वादे से मैं मुकर जाता हूँ। प्रीशा मिनहल को फोन करके पूछना कि अभी तक क्यों नहीं आई। ईशा जो किचन में डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी हुई डिनर के लिए कटिंग बोर्ड पर रखकर सैलेड के लिए वेजिटेबल कटिंग कर रही थी, तभी उसे ख्याल आया कि मिनहल ने सुबह यूनिवर्सिटी में कहा था वो रात को घर पर आएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। तभी उसने प्रीशा को उसे फोन करने को कहा, जो किचन में सिंक के पास खड़ी हुई कप धो रही थी। हाँ, कह तो रही थी रात को घर पर चक्कर लगाऊंगी, अभी तक तो आई नहीं है। आज से पहले कभी ऐसा हुआ है मिनहल साहिबा? कोई काम वक्त पर कर लें, अगर कभी ऐसा हो जाए ना तो मैं वो दिन तारीख में लिखूंगी। प्रीशा अपना एक हाथ हवा में लहराते हुए तंजिया लहजे में बोली। प्रीशा, तुमसे कोई बात कहना ही बेकार है, मैंने सिर्फ ये कहा है तुम उसको फोन करके पूछ लो वो क्यों नहीं आई, और तुम तो पूरा का पूरा मिनहल नामा ही लेकर बैठ गई हो। ईशा गुस्से से बोलती हुई अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और हाथ में मौजूद सैलेड का बाउल फ्रिज में रखने लगी। अच्छा कर रही हूँ, प्रीशा कहते हुए अपने गीले हाथ किचन टॉवल से पूछने के बाद किचन काउंटर पर अपने रखे मोबाइल को उठाकर मिनहल को कॉल मिलाने लगी। ईशल, बाहर आओ, मुझे तुमसे काम है। राबिया ने बाहर से किसी काम के लिए उसे आवाज लगाई। आ रही हूँ भाभी, वो कहते हुए फ्रिज का डोर बंद करते हुए बाहर की जानिब बढ़ गई।
मिनल अभी तक क्यों नहीं आई? प्रीशा ने कॉल मिलने के बाद मिनल से पूछा। कैसे आऊं, तुम ही बताओ। खड़ूस उर्जलाल सर ने इतने हॉट टॉपिक पर मुझे असाइनमेंट बनाने को दिया, मुझसे नहीं बन रहा और मुझसे ये कल सबमिट भी नहीं कराया जाएगा। दूसरी तरफ फोन पर मिनल ने रोहानसी होते हुए कहा, ऐसा करो तुम यहाँ आ जाओ, ईश्वर और मैं तुम्हारी हेल्प करवा देंगे, तुम परेशान मत हो। प्रीशा ने उससे कहा। ठीक है मैं आ रही हूँ, लेकिन कैसे? मिनहल परेशानी से बोली। क्या मतलब कैसे? प्रीशा ने ना समझी से पूछा। कितनी बार बताऊं, सुख तो बताया था, फिर भूल गई। हमारा ड्राइवर छुट्टी पर है आजकल। मिनहल का दिल उसकी अकल पर मातम करने को चाहा। अच्छा मैं ड्राइवर अंकल को भेज रही हूँ, तुम उनके साथ आ जाओ। प्रीशा ने यह कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मम्मा कहाँ है आप? मैं नानों के घर जा रही हूँ। मिनहल आवाजें देते हुए नीचे से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर सुमेरा के कमरे में दाखिल होने को थी। तभी उसके समातों में सुमेरा के किसी से फोन पर बात करने की आवाज आई और उसके कदम थम गए। अस्सलाम वालेकुम शर्मीन आपा, कैसी हैं आप? शारिक और अहमद भाई कैसे हैं आप? तो हम सबको भूल कर बस अमेरिका जाकर बैठ गई हैं। 5 साल हो गए हैं आपको गए हुए। मजाल है आपने इन 5 सालों में एक भी चक्कर लगाया हो पाकिस्तान। सुमेरा दूसरी जानिब शर्मीन से फोन पर करते हुए खफा लहजे में बोली। मिनल वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ, देखो तुम्हारी खाला जानी का फोन आया है, ये लो बात कर लो। सुमेरा के फोन पर बात करते करते नजर कमरे के दरवाजे के पास खड़ी मिनल पर पड़ी तो कहते हुए मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं मम्मा आप बात करें, खाला जानी को मेरा सलाम कहिएगा, और मैं नानों के घर जा रही हूँ और रात को वहां से आने में शायद लेट हो जाऊं या वहीं रुक जाऊं, पता नहीं। मिनल कहते हुए जल्दी से बाहर की जानी मुड़ गई। इस लड़की की कुछ समझ नहीं आती, मेरे अजीब है, सुमेरा ने कहते हुए सर झटका और वापस से फोन पर मसरूफ हो गई। शारिक अहमद एक जैसे सर नेम दो बंदों के कैसे हो सकते हैं? मिनहल यही सोचते हुए ऊपर से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। आप ही मैं भी जाऊंगी नानों के घर। तभी नीचे खड़ी उसकी छोटी बहन उर्वा ने उसे आवाज लगाकर कहा, जो अभी सिर्फ मैट्रिक में थी। नहीं उर्वा, मैं वहां असाइनमेंट कंप्लीट करूंगी, पता नहीं मुझे वहां कितना टाइम लगे, शायद आने में लेट भी हो जाऊं, और तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। तुम वीकेंड पर चली जाना। मिनहल कहती हुई लाउंज में रखे 3 सीटर सोफे पर से अपनी फैली हुई बुक्स और बाकी सामान वगैरह समेटने लगी। नहीं आप ही प्लीज मुझे भी ले जाएं। उर्वा मिनल समाजों पर उतर आई। उर्वा मैंने एक बार कहा ना वीकेंड पर चली जाना, जिद मत करो। मिनल के कहते ही पोर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। लगता है ड्राइवर अंकल आ गए हैं, जा रही हूँ मैं, और तुम मम्मा को बता देना। मिनहल ने उर्वा से कहा, जो सोफे पर मुंह फुलाए बैठी थी, और वो उसकी परवाह किए बगैर अपना सामान हाथ में उठाए बाहर की जानिब बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मिनहल सलाम करते हुए लाउंज में बैठी राबिया से मिली, जो अपने 2 साल बेटे हादी को गोद में लिए फीडर पिला रही थी। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, राबिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम बताओ तुम कैसे और बड़े दिन बाद चक्कर लगाया? खैरियत, राबिया ने उससे पूछा। जी भाभी बस कुछ मसरूफियात थी इसलिए आ नहीं सकी, और वो दोनों नजर नहीं आ रही। मिनहल ने इधर उधर देखते हुए ईशल और प्रीशा का पूछा। यही तो थी अभी, ऊपर अपने कमरे में गई हैं शायद। ठीक है मैं ऊपर जा रही हूँ, मिनहल राबिया से कहते हुए ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मिनहल तुम कब आई? इमाद अपने कमरे से निकल रहा था, तभी उसकी नजर सीढ़ियों से आती मिनहल पर पड़ी तो उसने उससे पूछा। बस अभी भाई, मिनहल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मिनहल तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? प्रीशा ने इमाद के बराबर वाले कमरे से निकलते हुए इमाद को मिनहल के साथ बातों में मसरूफ देखकर इमाद को इग्नोर करते हुए पूछा। चुड़ैल, तुम जो अपने मुंह से बड़ा चश्मा लगाए हुए रखती हो ना, उसका भी कभी इस्तेमाल कर लिया करो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते? ईमान ने फिर अपनी शामत को दावत दी थी कि आप बैल मुझे मार। प्रीशा का चेहरा गुस्से से लाल टमाटर हो गया था और मिनल अपनी हंसी कंट्रोल करने में नाकामयाब हो रही थी। बोल तो ऐसे रही हो कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, बड़ी काम की डिस्कशन कर रहे थे तुम मिनल से। मुझे लगता है तुम मिनल को अपने साथ अपने लिए अपनी ही जैसी पागल टाइप लड़की दिखाने के लिए ले जा रहे थे। शायद प्रीशा अपनी दाएं हाथ की उंगली अपने गाल पर थपथपाते हुए सोचने के अंदाज में बोली। इमाद को उसके अंदाज पर हंसी आ गई। नहीं, वो लड़की जब घर में ही मौजूद है तो मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? इमाद जल्दी से कहते हुए नीचे भाग गया। क्या कह कर गया है? प्रेशर को जब इमाद की बात समझ नहीं आई तो पास खड़ी मिनहल से पूछा। कुछ नहीं है, तुम नीचे चलो, भाभी खाना खाने के लिए बुला रही हैं, मिनहल ने बात बदलते हुए उससे कहा, और दोनों सीढ़ियां उतरने लगी। मिनहल ने सोचा अगर मैं इसे बता देती कि इमाद भाई अभी अभी क्या कहकर गए हैं तो प्रिशे के हाथों आज उनकी मौत वाकया हो जानी थी। इमाद तुम शाम को ऑफिस से भाग क्यों गए थे? उमैस डाइनिंग रूम में दाखिल होते हुए इमाद से बोला, जो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ पता नहीं इन तीनों से कौन सी गुल अफशानियां करने में मसरूफ था। भाई मैं भागा नहीं था, घर पर आ गया था। मैं यही तो पूछ रहा हूँ तुम घर पर क्यों आ गए थे? उमैस उससे तेज लहजे में कहते हुए कुर्सी धकेल कर बैठा। वो भाई उमैद मिनमिनाया, जल्दी कोई बहाना सोच, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इमाद से कोई जवाब ना बनते देखकर उमैस ने उससे कहा, इतनी सारी मीटिंग्स थी आज और ये साहबजादे आराम से घर पर बैठे हुए थे। आजकल बाबा और चाचू भी नहीं है, सारा काम मुझसे ही देखना पड़ता है, और एक अर्जम साहब है, पता नहीं 2 साल से कौन सी खाक छाने कैनेडा गए हुए हैं। इतना बड़ा बिजनेस मैं अकेले कैसे संभालूं? मैं इस गुस्से से कहते हुए प्लेट में राइस निकालने लगा। और कल की सारी मीटिंग्स तुम अटेंड करोगे, अगर कल तुम ऑफिस नहीं आए ना तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ। उमैस ने कहते हुए साथ ही उंगली से वार्निंग दी। अभी कौन सा अच्छा पेश आ रहे हैं जो कल बुरा पेश आएंगी? माद गुस्से से बड़बड़ाते हुए टेबल पर से अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या कहा तुमने? जरा जोर से बोलो, उमैस उसने उसकी बड़बड़ाहट सुनते हुए पूछा। कुछ नहीं, आप खाना खाई। माद कहता हुआ आगे बढ़ ही रहा था, एकदम प्रीशा की आवाज पर रुक गया। उमैस भाई मैं बताऊं आपको ये क्या कह रहा है? प्रीशा कब से उमैस को इमाद का डांटना एंजॉय कर रही थी, उसको जल्दी आग पर घी छिड़कने को दिल किया। चुप हो जाओ प्रीशा, पास बैठी मिनल ने उसे कोहनी मारकर चुप करवाया। इमाद कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं खा रहे? राबिया किचन से डाइनिंग रूम में एक हाथ में टोंग पकड़े और उसमें गरम गरम रोटी दुबाई दाखिल हुई। तभी इमाद को बारिश की जानी बढ़ता हुआ देखकर पूछा। नहीं भाभी मुझे नहीं खाना, आप अपने शोर मोहतरम को खिलाएं गरम गरम रोटियां। इमाद कलस कर कहता हुआ आगे बढ़ गया। उसे क्या हुआ? राबिया ने सबको ने समझी से देखते हुए पूछा। ईशा ने आंखों से उमैस की तरफ इशारा किया जो खाना खाने में मसरूफ था। राबिया उसका इशारा फौरन समझ गई। मैंने आपको कितनी बार कहा है उसे खाने के वक्त मत डांटा करें, फिर वो हर बार ऐसे खाना छोड़कर चला जाता है। राबिया ने उमैस से बोला। अपना ही नुकसान करता है, वैसे ही मम्मा बाबा के लाड ने इसे बिगाड़ रखा है, इसे कोई इतना सा काम बोल दो फौरन मुंह बन जाते हैं। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत जो हो गई है साहबजादे को, उमैस कहते हुए नैपकिन से
मुंह थपथपाते हुए उठ गया। अब तो फ्री हुई है आपको आने की, अब भी नहीं आना था। और ये लड़कियों की तरह मुंह क्यों फैलाया हुआ है? शारिक ब्लैक टी शर्ट पर ट्राउजर पहने, गोरी रंगत पर, चेहरे पर हल्की सी बेड़ था, माथे पर बिखरे हुए बालों के साथ दरवाजे के पेचम पेच खड़े होकर अपना एक हाथ दरवाजे पर रखे इमाद से पूछा। सारे सवाल यहीं पूछ ले, अंदर नहीं बुलाएगा? इमाद ने उसे ट्रीट कर कहा। अच्छा गुस्सा क्यों हो रहा है? आ जा। शारिक ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। बैठो। उसने इस इमाद को लाउंज में सोफे पर बैठने का इशारा किया जहां पहले से एलईडी में मैच चल रहा था। अब बता क्यों मुंह फुलाए घूम रहा है? शारिक ने उससे पूछा। इमाद अपने हाथों को बाजू में लपेटे खामोश बैठा रहा। उसने उसका सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। नहीं बता, मुझे पता है उमैस भाई ने कुछ कहा होगा जब ही तुम्हारी बोलती बंद होती है। शारिक कहता हुआ साथ हंसते हुए सोफे पर से उठ गया। हाँ जब पता है ना तो पूछ भी नहीं मुझसे, इमाद नाराजगी से बोला। इसका मतलब है उमैस भाई ने डांटा है तो आप खाना ठूस कर भी नहीं आए होंगे? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। इमाद ने नफी में सर हिलाया। मुझे पता था। शारिक कहते हुए सोफे पर रखा कुशन उठाकर उसको जोर से खींच कर मारते हुए जल्दी से किचन की जानिब बढ़ा। आउच कमीने, इतनी जोर से लगी है। इमाद उस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, तभी बुलबुला उठा। मिनल तुम यहाँ लेटने आई हो क्या? जल्दी से उठो और अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो। ईशा राबिया के साथ किचन समेट आने के बाद ऊपर अपने कमरे में आई तो मिनल को बेड पर थोड़ी के नीचे तकिया लगाई कोहनियों के बल ऊंधा लेटा हुए और उसकी नजर मोबाइल की स्क्रीन पर मरकूज देखते हुए गुस्से से बोली। तोबा है ईशल, तुम तो डरा ही दिया। मिनल उसकी आवाज पर जल्दी से उछल कर बैठी। मुझे तो आदत है, ये सारा दिन ऐसे चीखना चिल्लाना करती रहती है। प्रीशे ये नहीं करो, प्रीशे वो नहीं करो। प्रीशा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, जो कमरे में साइड पर रखे काउच पर अड़ी तिरछी लेटी हुई हाथ में नॉवल की बुक लिए पढ़ रही थी। ईशल और मिनल प्रीशा के इस तरह कहने पर हंसने लगे। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम आओ तो असाइनमेंट लेकर बैठे, मिनल ने ईशल से कहा। ईशल सर हलाते हुए बेड पर चढ़कर बैठ गई। ईशल तुमने कुछ नोटिस किया है? मिनहल ने ईशा से, जो अब लैपटॉप गोद में लिए असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ सर्च कर रही थी। क्या? ईशा ने ना समझी से उसे देखते हुए लैपटॉप की टच पैड में उंगलियां फेरते हुए पूछा कि सर शारिक अहमद और बोंगे का नाम एक जैसा है? मिनहल ने ताजुब से बोला। हाँ तो इसमें ऐसी कौन सी नई बात है? अब दुनिया में सिर्फ शारिक भाई का नाम तो सिर्फ शारिक नहीं है ना, इस तरह तो कितने लोगों के नाम एक जैसे? ईशा ने लापरवाही से जवाब दिया। नहीं मेरा मतलब वो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, मिनहल ने दिल ही दिल में बोला। तुम्हें क्या? तुम क्यों अब शारिक भाई के बारे में सोच रही हो? तुम्हें जब ख्याल नहीं आया जब तुमने 5 साल पहले उनका दिल तोड़ा था और वो तुम्हारी वजह से पाकिस्तान और अपना सब कुछ छोड़कर और शर्मीन फूफो को भी अमेरिका साथ लेंगे? 5 साल हो गए उन्हें गए हुए, आज तक नहीं आए वो लोग। ईशल मिनहल पर बुरी तरह फट पड़ी। हाँ अगर मेरी जगह तुम भी होती ना तो तुम भी ऐसे ही करती। उसके साथ मिनहल भी ऊंची आवाज में बोली। ईशल तजिया मुस्कुराई। ये तुम्हें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या करती, लेकिन मैं तुम्हारी तरह किसी की दिल आजारी बिल्कुल भी नहीं करती। ईशल तेल लहजे में कहती हुई बेड से उतरी हुई कमरे से बाहर निकल गई। जब भी मैं उस बोंगे का जिक्र या उसकी कोई बात करती हूँ ये इतना हाइपर क्यों हो जाती है? मिनहल ने प्रीशे की तरफ देखते हुए पूछा। पता नहीं, प्रीशे ने ना समझी से शाने अचकाए। पास्ता तो बड़े मजे का बना है, तूने बनाया है क्या? इमाद पास्ते का पीस फॉर्क में फंसाते हुए मुंह में रखते हुए उससे बोला, जो डाइनिंग टेबल पर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ अपनी प्लेट में पास्ता निकाल रहा था। नहीं कुक ने बनाया है, शारिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम्हें पता है आज हमारे घर में कौन आया है? इमाद हंसता हुआ आंखों में शरारत लिए बोला। मुझे कैसे पता होगा तुम्हारे घर पर कौन आया? मैंने क्या सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए हैं वहां क्या जो मुझे पता होगा? फिर भी एनी गैस? उसने फिर से पूछा। शारिक ने उसे गुस्से से घूरा। अच्छा बता रहा हूँ, इमाद जल्दी से बोला। भाभी आई हुई है हमारे घर पर। कौन सी भाभी? शारिक ने पानी का गिलास उठाते हुए ना समझी से भवें अचकाई। मेरा मतलब है मिनहल आई हुई है। शारिक उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया। अपना कोई असाइनमेंट का रोना लेकर, शायद उसके सर ने कोई असाइनमेंट बनाने को दिया है और वो मिनहल से बन ही रहा, इसलिए वो ईश्वर पीछे के असाइनमेंट बनाने में हेल्प लेने आई है। शारिक का उसकी बात पर एकदम जोरदार कहका निकला। क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रहा है? इमाद ने उसके ऐसे हंसते हुए पर पूछा। रुक बता रहा हूँ। शारिक अपना एक हाथ मुंह पर रखते हुए अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला। फिर शारिक ने उसको यूनिवर्सिटी के बारे में और सुबह जो मिनहर और उसके बीच में हुआ इमाद को सब बताया। इमाद का भी वही हाल हुआ ये सब सुनकर जो उससे पहले शारिक का हुआ था। इसका मतलब है कि वो तीनों एक हफ्ते के लिए तेरी स्टूडेंट्स है? इमाद ने उससे पूछा। हम। शारिक ने मुस्कुराहट के साथ बाद में सारी हिलाया और वो दोनों वहां से उठकर फिर से लाउंज में आकर बैठ गए। मुझे एक बात तो बता, तूने मुझे तो मना कर दिया है कि मैं किसी को नहीं बताऊं कि तू पाकिस्तान में है, ये बात समझ में आती है ठीक है, लेकिन शर्मीन फूफो किसी को नहीं बताएंगी क्या कि उनका लाडला आजकल कराची में है? मिनहल अभी अभी बता रही थी स्मैरा फूफो के पास शर्मीन फूफो का फोन आया हुआ था। इमाद उससे बोला, जो रिमोट से एलईडी के चैनल सर्च कर रहा था? नहीं, उसने सिर्फ नहीं में जवाब दिया। क्यों? ईमान ने हैरत से उससे देखा। मैं मम्मा को ये बताकर आया हूँ मुझे कुछ जरूरी काम है यहाँ पर, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाए आप किसी को मत बताइए कि मैं यहाँ पर हूँ। और अहमद अंकल भी अपना बिजनेस यहीं सेटल कर लेंगे? इमाद ने कहा। हाँ मैंने बाबा को बोला तो है, वो भी अपना बिजनेस कराची में ही सेटअप कर ले। मैंने ये चक्कर ही खत्म कर दिया, मम्मा और मैं यहाँ रहे और बाबा बिजनेस की वजह से अमेरिका में रहे। तुम कुछ भूल गई हो, कुछ यादें हैं तुम्हारी, कुछ बातें हैं तुम्हारी, तुम्हें याद हो ना हो मुझे सब याद है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं असाइनमेंट सही भी बना होगा या नहीं। मिनहल सामने खड़े शारिक को अपनी असाइनमेंट शीट टेबल पर से उठाते देखते हुए, जो थोड़ी देर पहले वो खुद टेबल पर रख कर आई थी। कभी आवाज में साथ बैठी ईशर और प्रीशा बोली। वो तीनों क्लास में बैठी हुई थी। सही बना होगा, तुम टेंशन मत लो, प्रीशा ने उसे तसल्ली देनी चाहिए। मिनहल का तो टेंशन के मारे बुरा हाल हो रहा था कि असाइनमेंट कैसा बना होगा। मिस मिनहल स्टैंड अप, एकदम पूरी क्लास में शारिक की करखत आवाज गूंजी। "हम्म, मैं सर। मिनहल हल्कलाते हुए जल्दी से उसकी आवाज पर अपनी जगह से खड़ी हुई। शायद मिनहल आपका ही नाम है पूरी क्लास में, इसलिए आपको ही बोला है, इधर आइए। मिनहल ने रोनी सूरत बनाते हुए ईशल की तरफ देखा, जिसे कहना चाह रहा हो अब क्या होगा। मिनहल मरे मरे कदमों से चलते हुए शारिक के पास जाने लगी। मिस मिनहल, मैंने आपको आज की तारीख में ही इधर बुलाया है। शारिक ने उसके मरे कदम कदम देकर गुस्से से बोला। जी सर,
मिनहल उसके सामने खड़ी होते हुए सर झुकाई अपनी उंगलियां मोड़ते हुए बोली, आपने ये असाइनमेंट बनाया है? शारिक ने हाथ में मौजूद असाइनमेंट शीट की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा। मिनहल ने एक नजर उसके हाथ में पकड़े असाइनमेंट पर डालते हुए जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाने लगी। मुझे लगता है आपने ये नींद में बनाया है। मैंने आपको जो टॉपिक दिया था उससे रिलेटेड तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है। शारिक ने उसकी तरफ हल्का सा झुकते हुए टेबल पर जोर से हाथ रखते हुए जिया लहजे में बोला। सर, मिनहल हकलाने लगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे हकलाते हुए लोग सख्त नापसंद है। जो बोलना है जल्दी बोलिए। वो उसकी आंखों में देखते हुए फिर कुछ जताते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है सर? आपने जो टॉपिक दिया था मैंने उससे रिलेटेड ही लिखा है। आप एक बार फिर से चेक करें। मिनहल ने रोहानसी हुए कहा। मिस मिनहल, आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं क्या आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। गेट आउट ऑफ माई क्लास। और रुकिए, ये भी साथ लेती जाइए। वो कहता हुआ असाइनमेंट को 2-3 हिस्सों में तकसीम करने लगा। सर, मिनहल मुंह से बस ये निकला। वो अपने पूरे एक दिन एक रात की मेहनत को इस तरह टुकड़ों में होते हुए रोते हुए देख रही थी। ये लीजिए, इसको बाहर डस्टबिन में फेंकती हुई जाएगा। शारिक उसके हाथ में असाइनमेंट को थमाते हुए बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला। मिनल रोते हुए जल्दी से क्लास से बाहर चलेगी। वो उसके एक आंसू में तड़प जाने वाला आज वो उसे खुद रुला रहा था। वो ऐसा तो कभी नहीं था। शाह पैलेस में हर वीकेंड पर इसी तरह रौनक लगा करती थी। हर तरफ बेफिक्री के कह के हंसी मजाक यंग पार्टी एक तरफ घर के बड़े बिजनेस की गुफ्तगू में महव होते थे और औरतें किचन में बातों के साथ साथ जल्दी जल्दी रात के खाने के लिए हाथ भी चला रही होती। इसी तरह रात देर तक महफिल जमी रहती और फिर सब देर तक अपने अपने घर रवाना होते थे। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? समझता क्या है खुद को? मुझसे शादी करेगा? मिनल गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ कहती हुई जल्दी जल्दी टेरेस से सीढ़ियां उतर रही थी। तभी उसकी नजर सीढ़ियां चढ़ते हुए अर्जम पर पड़ी, जो शायद टेरेस पर ही जा रहा था। मिन्हा, तुमने शादी को देखा है? कब से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता है वो कहाँ है? अर्जम ने एक स्टेप ऊपर रखते हुए एक साथ रेलिंग पर रखते हुए सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। मिनहल बगैर कुछ बोले उसके साइड से होती हुई निकल गई। अब उसे क्या हुआ? अर्जम ने खुद से कहते हुए सर झटक कर आगे बढ़ गए। अर्जम ने टेरिस पर कदम रखा ही था कि सामने का मंजर देखकर उसके एकदम दिल खराश चीख निकली। वो जल्दी से भागता हुआ उस तक आया जो बिल्कुल रेलिंग के इतने करीब खड़ा हुआ था। अगर इतना सा उसका पाँव अनबैलेंस होता तो वो उस दुनिया से बेगाना हो जाता। पागल हो गया है क्या? अर्जम ने उससे बाजू से पकड़कर पीछे की तरफ धकेला। और क्या? और ये क्या करने जा रहा था? अगर हाँ तुझे कुछ हो जाता तो? तूने एक बार भी फुफो और अंकल के बारे में नहीं सोचा कि उनका क्या होता? अर्जम ने उसको झंझोड़ते हुए उस पर बुरी तरह ठहरा। शारिक बेहिस खड़ा रहा जैसे उसमें जान ही ना हो। अर्जम को वो अपने हवासों में बिल्कुल भी नहीं लगा था। वो जल्दी से अर्जम के गले लग गया और फूट फूट कर रो दिया। अर्जम वो मेरी मोहब्बत को बहुत आसानी से ठुकरा कर चली गई। मैंने उसको खुद से भी बढ़कर चाहा था। वो रोते हुए बोला। पागल हो गया है क्या जो इस तरह रो रहा है? अर्जम उससे कहते हुए पीछे हुआ। और ये अभी तो क्या करने जा रहा था इसके लिए जो तुझे देखना भी पसंद नहीं करती? शारिक शुरू से ही सीधा सा और संजीदा मिजाज लड़का था। शायद उसने वक्त ने ऐसा बना दिया था। शर्मीन की शादी उसकी पसंद से उसके क्लास फेलो अहमद से हुई थी। अहमद एक छोटी सी कंपनी में मुलाजमत करते थे। वसीश और महनाज बेगम ने लड़के की शराफत और उसको मेहनती देकर अपनी बेटी को ब्याह दिया। उनकी शादी के एक साल बाद उनके यहाँ प्यारे से शारी की पैदाइश हुई। फिर कुछ अरसे बाद अहमद की कंपनी वालों ने उसका ट्रांसफर पिंडी में करवा दिया और ये लोग पिंडी चले गए। उस वक्त शारी की सिर्फ 4 साल उम्र थी और ये लोग अपनी हंसी वसी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन किसी ने सही कहा है, लालच बुरी बला है और लालच करने वाला हमेशा अपना ही नुकसान करता है। और ये बात वाकई सच है। एक दिन अहमद के किसी दोस्त ने उसे ऑफर दी। वो दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा था। अगर कोई दुश्मन भी होता तो वो शायद ऐसा ना करता कि अपना सारा पैसा और अपना घर सब कुछ बेचकर मुझे रकम दो, मैं इन पैसों से तुम्हें तुम्हारा बिजनेस लगवा कर दूंगा। अहमद ने अपना घर बेचकर और घर में मौजूद रकम और हाथ का जो रकम कम पड़ी वो कंपनी से लोन लेकर सारी रकम अपने दोस्त को दे दी कि वो बिजनेस लगवा दे। 1-2 महीने गुजरने के बाद पता चला वो उसके साथ फ्रॉड करके अपना नंबर वगैरह बंद करके सब कुछ लेकर दूसरे मुल्क फरार हो गया। और अहमद के बॉस ने भी उनसे लोन ना अदा करने की सूरत में उसे कंपनी से भी निकाल दिया और जिस घर में वो पिंडी में रहते थे वो भी ले लिया। उनके पास कुछ ना बचा और ये लोग सही मायनों में सड़क पर आ गए। अहमद ने पिंडी में ही थोड़ी रकम पर छोटा सा किराए पर घर लिया और ये लोग वहीं रहने लगे। शर्मीन और अहमद बड़े सब्र और शुक्र करने वाले थे। उन्होंने किसी से भी जिक्र नहीं किया था कि उनके हालात कैसे चल रहे हैं। शर्मीन ने शारिक का अपने घर के करीब किसी सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया था, लेकिन वो घर के हालात की वजह से काफी डिस्टर्ब रहने लगा था और अपनी पढ़ाई पर सही से तवज्जो नहीं दे पा रहा था। वो अपनी माँ को सारा दिन लोगों के कपड़े सिलाइयां करते हुए देखता ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सके और अहमद भी टेंशन से बीमार रहने लगे थे। शारिक अभी स्कूल की छुट्टी के बाद किसी करीबी चाय के ढाबे पर काम करता था कि कुछ पैसे हाथ में आ सके और घर के हालात कुछ बेहतर हो सके। इसी तरह गुजर बसर हो रहा था। उनकी किस्मत ने एक बार फिर पलटी खाई थी जब अहमद के ताए को पता चला कि उनके हालात इतने खराब चल रहे हैं। जो अमेरिका में रहते थे और उनका अमेरिका में अपना बहुत बड़ा बिजनेस था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अहमद को अपना बेटा बना रखा था। उनकी तबीयत अब खासी खराब रहने लगी थी। उन्होंने अहमद को अपने पास बिजनेस संभालने के लिए अमेरिका बुला लिया था। अहमद, शर्मीन और शारिक को कराची में रहने के लिए घर का बंदोबस्त करके अमेरिका चले गए थे। शारिक भी अब जवान हो गया था और उसने कराची में आकर एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला लिया था। लेकिन उसने अपने हालात बेहतर होने के बाद भी अपने आप को नहीं बदला। वो ऐसा ही रहा। उसकी नज़र में पैसा आने जाने वाली चीज़ थी, आज है तो कल नहीं, इसलिए उसने अपने आप को ऐसे ही रखा। शारिक की कराची आने के बाद अपने कज़न अर्जम और अमाद से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो बहुत जल्दी उनमें घुल मिल गया था। उनके कराची आने के कुछ अरसे बाद वसीश और महनाज बेगम की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। शारिक ने पहली बार मिनहल को अपने नन्ना नानी के इंतकाल पर देखा था। फिर जब से वो उसके दिल में कब्जा जमा कर ही बैठ गई थी। उसने अपने दिल को इतना डांट डपट के रखने के बाद आखिरकार मिनहल को अपने दिल की बात कह दी।
फिर वो अपनी मोहब्बत की बेइज्जती बर्दाश्त ना करते हुए शर्मीन से जिद करके अहमद के पास अमेरिका चले गए। वहां जाके पता चला अहमद के ताया की भी डेथ हो गई। उसने सबसे पहले अमेरिका जाकर अपनी स्टडीज कंप्लीट की और फिर उसने अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद अहमद के साथ बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब वो फिर 5 साल बाद अपनी मोहब्बत के लिए बदल कर आया था। वसी शाह और महनाज बेगम की 4 औलादें थी। सबसे बड़ा अदील शाह और फिर वलीद शाह, उसके बाद शर्मीन, फिर सबसे छोटी सुमेरा। अदील शाह और वलीद शाह दोनों शाह पैलेस में ही एक साथ रहते थे। अदील शाह की शादी जायदा से हुई थी और उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ी बेटी हरीमा जो 6 साल कबल ब्याह कर अपने के साथ कनाडा में रहती थी। फिर बेटा उमैर जिसकी शादी 3 साल पहले राबिया से हुई थी और उनका एक प्यारा 2 साल का बेटा हादी था। फिर अर्जम था जो बिजनेस के सिलसिले में 2 साल के लिए कनाडा गया हुआ था। फिर सबसे छोटा इमाद जिसकी 1 साल पहले स्टडी कंप्लीट हुई थी। अब वो शाह इंडस्ट्री में सबके साथ बिजनेस संभाल रहा था। फिर वलीद शाह की शादी सलमा से हुई थी। उनकी सिर्फ 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी इशल और उससे 1 डेढ़ साल छोटी प्रीशियस थी जो दोनों अभी पढ़ रही थी। फिर वलीद से छोटी शर्मीन थी जिसकी शादी अहमद से हुई थी। उनका सिर्फ इकलौता बेटा शारिक था। इसके बाद सबसे छोटी सुमेरा जिसकी शादी ज़ुहैब से हुई थी। उनकी 2 बेटियां, बड़ी मिन्हल और उससे छोटी उर्वा थी। जरा सी बात पर छोड़ गया वो शख्स मुझे जैसे सदियों से वो शख्स मेरी एक गलती की तलाश में था। रात 8 बजे का वक्त था। एसी की हुनकी पूरे कमरे में फैली होने के साथ कमरे में नींद तरीकी बिछाई हुई थी। मिन्हल बेड पर लेटी मुंह पर कंफर्टर बेखबर की नींद सो रही थी। जब भी अचानक उसका फोन बाज उठा। वो वैसे ही सोई रही, वक्फे वक्फे से बजता फोन उसकी नींद में खलल डाल रहा। उसने काफी देर तक फोन ढूंढने के लिए कंफर्टर में हाथ निकालकर यहाँ वहां हाथ मारा। जब भी नहीं मिला तो वो झंझलाकर कंफर्टर साइड पर फेंकती हुई बेड पर उठ बैठी और साथ ही साइड लैंप ऑन किया। कहाँ चला गया? यही तो रखा था। वो नींद से बंद होती आंखें बमुश्किल खोल कर और सर दर्द की वजह से भारी होता सर पकड़कर दूसरे हाथ से तकिए और कंफर्टर वगैरह पीछे करती हुई खुद से बोली, यहाँ किसने रखा है? मैं अपने पास रखकर सोई थी। इसकी नजर बेड के कोने में पड़े मोबाइल पर पड़ी थी। इस उर्वा की बच्ची ने ही रखा होगा। उसे मैंने 1000 बार कहा है मेरा मोबाइल जब भी यूज करे उस जगह पर रखा करे जहां से वो लेती है। उर्वा के पास उसका पर्सनल सेल नहीं, इसलिए वो कभी कभार मिनल का मोबाइल यूज कर लिया करती थी। मिनल गुस्से से कहती, वहां से मोबाइल चपटने के अंदाज में उठाते स्क्रीन पर मुंदी मुंदी आंखों से देखा तो स्क्रीन पर ईशल कॉलिंग जगमगा रहा था। हाँ बोलो ईशल। वो दोबारा लेटते हुए कॉल यस में करते हुए मोबाइल कान से लगाती हुई दूसरी जानी फोन पर ईशल से बोली, मिनल तुम यूनिवर्सिटी से जल्दी क्यों चली गई थी? मैं लाइब्रेरी से बुक इशू करवा कर कैंटीन आई, मुझे प्रीशा ने बताया तुम घर चली गई हो। ईशा ने परेशान होते हुए उससे पूछा, हाँ यार बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी इसलिए मैं घर आ गई थी। मिनल ने कहत भरे अंदाज में बोली, मिनल मुझे पता है तुम्हारे साथ आज यूनी में जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। शारी को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब पत्थर पर लकीर पीटने का क्या फायदा? मेरा मतलब है तुम अपनी बिला वजह तबीयत खराब कर रही हो। ईशा ने उसे समझाना चाहा। आज वो यूनी से जल्दी घर आ गई थी, लेकिन वो जब से यूनी से आई थी उसके सर में शदीद सर दर्द था और वो जब से पेन किलर लेकर सो रही थी। पता नहीं ये जलाद सर मुझसे हर बार कौन सी दुश्मनी का बदला लेते हैं। पूरी क्लास में मासूम ही उन्हें नजर आती हूँ, मुझे समझ नहीं आती। मीना ने दूसरी तरफ करवट बदलते हुए एक सर्द आह भरी, तुमने देखा नहीं था उन्होंने मेरे साइमन के साथ क्या किया और वो क्या कह रहे थे? मिस मिनहल मुझे लगता है आपने ये नींद में बनाया है। मैंने आपको जो टॉपिक दिया था उससे रिलेटेड तो आपने कुछ लिखा ही नहीं। मिनहल ने शारी की नकल उतारी, नींद में तो वो मुझे खुद लग रहे थे, बल्कि मुझे वो नींद में नहीं अंधे लग रहे थे। मैंने सब कुछ टॉपिक से रिलेटेड ही लिखा था और साथ ही मेरी पूरी क्लास के सामने 3 सल्ट करके क्लास से बाहर भी निकाल दिया। मिनहल गुस्से के साथ जब से कहती हुई आखिरी मैं रूहानसी आवाज में बोली, और तुम दोनों ने मुझे बुलाया था कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। खुद तो दोनों रात को सो गई थी, मैंने रात भर अकेले बैठकर उसे कंप्लीट किया था। मिनल को अपने असाइनमेंट के सदमे से बुरा हाल था। अगर उसका बस चलता तो वो शारिक सर का हशर बिगाड़ देती। ईशल की इस बातों पर बेसाख्ता हंसी निकल गई। ईशल अब तुम फिर मेरा मजाक उड़ाओगी? जो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मिनल ईशल को इस तरह खुद पर हंसते हुए देख कर उससे गुस्से से लाइन ड्रॉप कर दी। मम्मा आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं इतनी देर सोती रह गई। मिनल अपने कमरे से फ्रेश होकर बालों का जोड़ा सा बनाए ब्लैक शॉर्ट कुर्ती पर ब्लू जीन्स पर मरबूस किचन में आती हुई सुमेरा से हफा लहजे में बोली, जहाँ सुमेरा पहले से किचन में खड़ी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। मैंने उर्वा को भेजा था तुम्हें उठाने के लिए, उसने तुम्हें इतना उठाया तुम इतनी बेखबर सो रही थी, उठी ही नहीं और वह वापस नीचे आ गई। सुमेरा ने हांडी में चम्मच चलाते हुए मसरूफ अंदाज में जवाब दिया, अब तुम्हारी सर का दर्द कैसा है? सुमेरा ने फिक्रमंदी के साथ चेहरे पर लिए उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जो फ्रिज में से पानी की बोतल निकालने के बाद गिलास में पानी डाल रही थी। हाँ ठीक है मिनल, बस ये कहते हुए हाथ में गिलास उठाए साथ किचन काउंटर पर चढ़कर बैठ गई। क्या बात है मिलन? मैं देख रही हूँ तुम जब से यूनिवर्सिटी से आई हो तुम्हारा मूड ऑफ है, कोई बात हुई है क्या? सुमेरा ने उससे पूछा। नहीं मम्मा कोई बात नहीं हुई, आप ये सब छोड़े मुझे ये बताएं कल शर्मीन खाला का फोन आया था, क्या कह रही थी? मिनल ने बाल बदलते हुए सुमेरा से पूछा। आपा कह रही थी शायद हम लोग अगले महीने कराची आए और अहमद भाई भी अपना बिजनेस यहीं सेट कर लें। हम मिनहल ने पानी का गिलास लबों से लगाते हुए जवाब दिया। वैसे मम्मा आपको याद है शर्मीन खाला और उनका बेटा शारिक यहाँ से इस तरह अचानक अहमद अंकल के पास अमेरिका क्यों चले गए थे? मिनहल ने अनजान बनते हुए पानी का गिलास काउंटर पर रखते हुए सुमेरा से पूछा था। पूछ तो मुझसे ऐसे रही हो कि तुम जब इतनी छोटी भी नहीं थी, पूरे 17 साल की थी जब ये लोग गए थे, तुम्हें कुछ याद ना हो? सुमेरा ने पतीली पर ढक्कन रखते हुए झुकते हुए चूल्हे की आंच को कम करते हुए उससे कहा। नहीं मम्मा ऐसी बात नहीं है, इतनी पुरानी बात हो गई है ना, इसलिए कुछ याद नहीं। मिनल कहते साथ ही काउंटर से जंप लगाकर नीचे उतर आई। कह तो तुम सही रही हो, खैर याद तो मुझे भी नहीं। हाँ बस यही सुना था कि शारिक की किसी जिद की वजह से वो लोग अमेरिका चले गए थे। सुमेरा ने सिंह में हाथ धोते हुए जो
दिया और किचन टॉवल से अपना हाथ खुश करते हुए बाहर की जानिब बढ़ गई। क्या ईशा सही कहती है? वो मेरी वजह से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका चला गया था। मिनहल जो अब अपने लिए काफी बनाने के लिए हाथ में पकड़े मग में काफी फेंटने लगी थी, वो स्मैरा की बात पर कुछ सोचने लगी। हो सकता है वो वापस आ गया हो, लेकिन अगर वो वापस आता तो किसी को पता तो होता। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सच शारिक और उस बोंगे का बीच में कोई तो कनेक्शन जरूर है। जब भी तो मुझे वो वही अल्फाज दोहराता है जो मैं बोंगे को बोला करती थी। वो मुझसे बदला ले रहे हैं, लेकिन वही बादशाह शारिक कहाँ और वो बोंगा कहाँ, मुझे क्या पता। कुछ भी हो, मुझे उसमें ना पहले कोई इंटरेस्ट था ना अब। आजकल वैसे मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों मैं उसके बारे इतना सोचने लगी हूँ। मिनल ने सोचते हुए साथ झटका और काउंटर में मग रखकर उसमें केटल में पहले से मौजूद गर्म पानी मग में उंडेलने लगी। ब्लैक शर्ट पर ब्लू जीन्स पहने, सर पर गॉगल्स चढ़ाए वो अभी ऑफिस से आया था और बुरी तरह चीखते हुए लाउंज में दाखिल हुआ। या अल्लाह, खैर क्या हुआ? राबिया के मुंह से बेसाख्ता निकला था। वो तीनों लाउंज में सोफे पर बैठी हुई थी। राबिया हादी को कंधे से लगाए एक साथ से थपकते हुए उसको सुनाने के लिए लाख कोशिशें कर रही थी। और ईशल अपने दोनों पैर ऊपर किए गोद में कुशन रखे एक हाथ में रिमोट लिए और दूसरा हाथ थोड़ी पर जुमाए बड़े अनहमाक से सामने एलईडी पर कोई टॉक शो देख रही थी। और उसके बराबर में प्रीशा चेहरे पर ग्लोइंग स्किन करने की गर्ज से बेसन और शहद का फेस पैक लगाए सोफे की पुष्ट से सर टिकाई बैठी थी। वो तीनों उसकी इस तरह चीख मारने पर अपनी अपनी जगह धेल कर रह गई थी। और साथ हादी भी जवाब सोने ही लगा तो उसके आवाज पर डर कर बुरी तरह रोने लग गया था। इमाद, क्या हुआ? क्यों तुमने चीख मारी? राबिया हादी को चुप कराते हुए उसे घूरियां डालते हुए पूछा। भाभी, आप देख नहीं रही हैं? ये पागल हो गई है, चुप कोणों का बैठा मुंह पर लगाए बैठी है। इमाद राबिया से रोते हुए हादी को गोद में लेते हुए प्रीशा की तरफ इशारा करते हुए आंखों में शरारत लिए बोला। हादी इमाद का बहुत चहीता था, इसलिए वो इमाद की गोद में आते ही फौरन चुप हो गया। इमाद, तुमने इसलिए चीख मारी? ईशल हैरान हुई। हाँ तो और क्या, मैं इतना हैरान, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात? तुम अपनी बहन को देखो जो पकौड़ा का बैटर लगाए बैठे है। इमाद शरारी अंदाज में कहता हुआ एक नजर प्रीशा की तरफ डालते हुए हादी को लिए सामने सिंगल सोफे पर धप से बैठ गया। प्रीशा का इस वक्त दिमाग से अड़बाजी करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए वो अपनी जगह पर उसी पोजीशन में अपने हाथ को जब्त किए बैठी रही, वरना उसका दिल तो चाह रहा था अभी उठकर सेंटर टेबल पर रखा गुलदान उठाकर इसका सर फाड़ दूं। इमाद समेत ईशल और राबिया को भी हैरत हुई कि प्रीशा कुछ नहीं बोली, वरना अभी लाउंज से ही का मैदान जंग बना होता। तुम लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। इमाद तो कुछ अचानक याद आया तो वो पुरजोश हुआ। क्या? राबिया और ईशल ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए इस्तफसार किया। मैं बताती हूँ, असल में इमाद पाल खाने में भर्ती हो गया है और ये ही गुड न्यूज है ना? प्रीशा एकदम सीधी बैठते जैसे कि उसको इमाद की बात का बदला कहीं तो लेना था ना, तो इसी बात पर सही। और इमाद का मिशन भी कामयाब हो गया था, आखिर परीक्षा बोल पड़ी थी। इमाद ने उसे देखते हुए मुस्कुराहट अपनी दुबाई। तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। मैं मेंटल हॉस्पिटल गया था, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ सिंगल बंदे का दाखिला ममनू है। मैं वहां अपने साथ तुम्हारा भी नाम दर्ज करवाया हूँ, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ज्यादा पागलों वाली हैं। इमाद हाँ बुरा मानने वालों में से था, वो भी अपनी बत्तीसी की नुमाइश करते हुए बोला। ईशल और राबी अपनी हंसी जब्त करने में नाकामयाब हो रही थी, वरना इमाद के बाद उनकी शामत आ जानी थी। इमाद, फिर तो तुम मुझसे बच कर रहना, क्योंकि पागल जो होते हैं ना वो तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रीशा को उसकी बातों पर गुस्सा तो बहुत है, लेकिन वो जब्त करते हुई बोली, हाँ भाई, तुमसे तो किसी भी बात की तवक्का की जा सकती है। इमाद ने उससे कहा। इमाद, तुम क्या बातें लेकर बैठ गए हो? बताओ अभी तुम क्या कह रहे थे? इन झगड़ा मजीद बढ़ता उससे पहले ईशल बोल पड़ी। हाँ, मैं क्या कह रहा था? इमाद ने याद करते हुए सर पर हाथ मारा। इमाद, तुम्हारे ऊपर तो अभी से बुढ़ापा आ गया है, तुम चंद सेकंड की बात भूल गए। प्रीशा ने अफसोस किया। तुम चुप करो और जाओ, जाकर अपने चेहरे से ये पकौड़ों का बैटर दो। ऐसा ना हो ग्लोइंग स्किन के चक्कर में इस चेहरे से भी हाथ धो बैठो। और तुम्हें कुछ भी लगा लो, तुम्हें रहना चुड़ैल है। इमाद की बात प्रीशा के दिल पर करके लगी थी और वो इसको इग्नोर करते हुए जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ भागी। और उसके अकब में इन तीनों का बेग वक्त शगाफ कहका गूंजा था। इमाद, मैं कब से देख रही हूँ तुम्हारा फोन बज रहा है और तुम उसे पिक नहीं कर रहे हो, कोई मसला है क्या? राबिया उसका टेबल पर रखा फोन वक्फे वक्फे बुझता देखकर पूछा, जो शायद साइलेंट पर था, लेकिन मोबाइल की जलबुझ होती लाइट किसी की कॉल आने का पता दे रही थी। उसे मीने को भी चैन नहीं है। मिनल उसे बोंगा सही बोलती है, हर वक्त बोंगिया मारता रहता है। इमाद, जो अब हादी को अपने घुटनों पर बिठाए उसे खेल रहा था, उसने राबिया के कहने पर पहले अपने एक नजर बुझते मोबाइल की तरफ देखा और सोचते हुए फिर बोला, हाँ भाभी, कोई रॉन्ग नंबर है और वो बार बार फोन कर रहा था, तंग कर रहा था, इसलिए मैंने मोबाइल साइलेंट पर कर दिया है। मुझे याद आ गया। इमाद को शायद वो बात याद आ गई थी जो भूल गया था, इसलिए पुरजोश होते हुए बोला। एशल और राबिया ने उसे एकदम इतना पुरजोश होता देख कर ना समझी से एक दूसरे की जानिब देखा। फिर ईशल बोली, क्या याद आ गया? इमाद, वही जो मैं भूल गया था। इमाद ने कहा, शुक्र है, आप बोल भी दो, क्या बात है? ईशल उसकी भुलक्कड़पन से बेजार होते हुए बोली, डैड का फोन आया था मेरे पास, वो लोग आज रात 1 बजे की फ्लाइट से इस्लामाबाद से आ रहे हैं और उमैस भाई को बता दीजिएगा कि वो उन्हें एयरपोर्ट से पिक कर ले। इमाद ने एकदम से ये बात कहकर उन दोनों के सर पर धमाका कर दिया था। क्यों? मेरा मतलब है वो लोग तो 1 हफ्ते के बाद आने वाले थे ना? ईशल भुगलाते हुए उससे पूछा। हाँ, लेकिन वहाँ किसी की डेथ हो गई, इसलिए शादी कैंसिल हो गया। इमाद ने अपनी बात मुकम्मल की। इमाद, तुम्हें अब ख्याल आया है ये सब बताने का? उससे पहले नहीं बता सकते थे कि मैंने आज खाने में ऐसा कुछ नहीं बनाया और घर में भी ऐसा कुछ नहीं है जो मैं उन लोगों के लिए बना सकूं। राबिया ने परेशान होते हुए कहा। भाभी, वो लोग मेरे वलीमे की दावत पर थोड़ी ना आ रहे हैं जो आप इतनी परेशान हो रही हैं। आपने जो बनाया वही खिला दीजिएगा, सिंपल। इमाद हाथी के साथ खेलता हुआ मसरूफ अंदाज में हल पेश किया। हाँ, तुम तो यही कहोगे, उमैस भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है। ये नहीं है, हमें कुछ सामान लाकर दे दो ताकि हम उनके खाने के लिए कुछ ढंग का बना लें। ईशल ने थोड़े तेज लहजे में उससे कहा। छोटी भाभी, आपकी मेरी इतनी इज्जत अफसाइश करने का बहुत शुक्रिया। आप मुझे सामान की लिस्ट बना दे, मैं सामान ले आता हूँ। हमाद
हादी राबिया को देते हुए साथ उससे मुतबाना अंदाज में सरखम करते हुए उसने एक हाथ सीने पर रखा और साथ टेबल पर से मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाकर वहां से उठ गया। कहाँ गुम हो गई हो ईशर? जाओ इमाद को सामान की लिस्ट बना दो, वो मोबाइल वेट कर रहा है, राबिया ने कहते हुए उसे टहका मारा। ईशर खुद को भाभी कहने पर पता नहीं किन सोचों में गुम हो गई थी और वह सोचते हुए उसके हलक तक में करवाहट घुल गई और वो राबिया के कहने पर होश की दुनिया में आई थी। ओहो, आज तो बड़े बड़े लोग तशरीफ लाए हैं। इमाद अरेस से गर्म जोशी से गले मिलते हुए बोला। वो घर का सामान ड्राइवर के हाथ भिजवाकर शारी के बाबा फोन करने पर अब उसके ऑफिस आया था और वहां पहले से शारी के साथ बैठे अरेस को देखकर उसे खुशगवारियत हैरसी हुई। अरेस इनकी फैमिली फ्रेंड का बेटा था और तीनों का बचपन का दोस्त भी था। कहाँ था? कब से तुझे कॉल कर रहा था? शारिक ने हाथ में पहले से मौजूद फाइल खींचकर उसे मारी थी। कमीने, अभी तो मैं आया हूँ और तूने मुझ पर अभी से हमले शुरू कर दिए। इमाद ने मसनूई नाराजगी का इजहार किया। उसने शारी का इरादा पहले से बांधते हुए फाइल बर वक्त खींच ली थी और अरेज के बराबर वाली चेयर पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गया जैसे कितना थका हुआ हो। क्या हुआ? अरेज ने इमाद से पूछा। कुछ नहीं, पूछ यार। उनैस भाई मुझे कहीं से भी मेरे सगे भाई नहीं लगते, इतने सुतेला सलूक करते हैं वो मेरे साथ। इमाद हंसता हुआ बोला। अब कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं उन्होंने तुम्हारे पर? शारिक ने लैपटॉप ताकि स्क्रीन पर नजरें जमा ही उससे सवाल किया। क्या किया? ये पूछ। क्या नहीं किया? इमाम सीधा बैठते हुए बोला। अब हम ये नहीं पूछेंगे, जो बताना है जल्दी बता। अरेज ने उसके ड्रामेबाजी से बेजार होते हुए कहा। भाई ने आज की सारी मीटिंग्स मुझसे अटेंड करवाई हैं और फिर तो आपको मौत पड़ गई होगी इतनी सारी मीटिंग्स अटेंड करने पर। अरेज ने अफसोस करते हुए कहा। अरेज की बात पर शारिक ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। खैर मौत तो नहीं पड़ी, हाँ, लेकिन थक बहुत गया हूँ मैं तो। प्रोग्राम आराम से घर जाकर सोने का था, पहले घर जाकर इन बतूनियों के काफिले में फंस गया था और फिर उसने अब मुझे यहाँ अपनी मंगनी का फंक्शन अटेंड करने के लिए बुला लिया। इमाद बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। शारी की नजर हनूज लैपटॉप पर थी लेकिन उसकी ना चाहते हुए भी इमाद की बात पर हंसी छूट गई थी। और क्या हाल है? इमाद और अरेस जो अब बड़े जोर शोर से कोई टॉपिक डिस्कस करने में मसरूफ हो गए थे। शारी की आवाज पर चौंक करना समझे से दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा जो शायद अब किसी से स्काइप पर बात कर रहा था। इमाद ने उससे हाथ के इशारा किया और पूछना चाहा कौन है? अज़म है, इसने कहते हुए साथ ही लैपटॉप उनकी तरफ कर दिया। बग भी कैसे हैं आप और क्या रहा आपके आने का? कब तक आ रहे हैं? ईमान ने पुरजोश होते हुए उसकी खैरियत पूछने के बाद अर्जन से यहाँ आने का भी पूछ डाला। अभी कुछ पता नहीं, थोड़ा काम बाकी रहता है, फिर कुछ सोचता हूँ मैं आने का। अर्जन ने कहा। अरेज और अमाद ने जवाबन सारी लाया। बग भी आप ही इसे कुछ समझाएं, पता नहीं ये मिनहल के खिलाफ कौन से मंसूबे बनाए बैठा है। इमाद ने शारिक की तरफ इशारा करते हुए अर्जन से कहा। वो फाइलों पर साइन कर रहा था जो अभी उसकी सेक्रेटरी रख कर गई थी। इमाद की बात पर कुछ देर के लिए उसके हाथ थामे। उसे समझाने का कोई फायदा नहीं, जो कुछ समझना ही नहीं चाहता हूँ। मैं भी इसे कुछ नहीं समझा सकता, ये बहुत जिद्दी है, इसने जो सोच लिया है करके ही रहेगा। हालांकि उसकी वजह से उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता ना तो ये क्या हो जाता? मेरे तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अर्जम थोड़े सख्त लहजे में बोला। इसलिए इसकी ये इश्क नामी बीमारी के भूत का इलाज ये डॉक्टर साहब ही कर सकते हैं। अर्जम ने अरेज की तरफ इशारा किया। अरेज एक डॉक्टर था और वो एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करता था। मैं एक फिजिशियन हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट बिल्कुल भी नहीं जो इनके दिमाग का इलाज करूँ। अरेज ने टांग पर टांग रखते हुए लापरवाही से जवाब दिया। मैंने तुम लोगों से कब कह दिया मिनहल के खिलाफ मंसूबे बनाए बैठा हूँ? शारी उनकी बातों पर गुस्से से ढा रहा था। चीख क्यों रहा है? हम बहरे बिल्कुल भी नहीं, आहिस्ता बोल। अरेज नागवारियत से बोला। मिनहल के नाम पर तो वैसे ही इसका ऐसे ही पारा हाई हो जाता है, तो खुद ही कह रहा था किसी को पता नहीं चलना चाहिए मेरे यहाँ आने का। इमाद ने कहते साथ ही उसकी नकल उतारी। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ मैं उसके खिलाफ कोई मंसूबे बना रहा हूँ। शारिक बुरा ही मान गया था उनके इस तरह इल्जाम लगाने पर। वो मेरी मोहब्बत और मैं अभी तक इतना पागल भी नहीं हुआ जो उससे बदले लेते फिरूंगा। हाँ, जो उसने मेरी मोहब्बत के साथ किया उसे थोड़ा साथ दिलाना है बस, और कुछ नहीं। शारिक ने अब थोड़े धीमे लहजे में कहा था। अमेजिंग। इमाद ने उसकी बात पर मसनूई सताइश से तालियां पीटी। तो दफा हो जाए यहाँ से, शारिक ने इमाद को गुस्से से घूरते हुए कहा। यार वैसे तुम लोग एक बात बताओ। शारिक थोड़ा आगे होते हुए बोला और बोलते हुए एक लम्हे के लिए रुका जैसे कुछ सोच रहा। वो तीनों भी उसकी बात की मुंतसिर थे। फिर बोला। जहां तक मुझे याद है मिनल हर बात पर रोने वाली और डर सहमने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अगर उसे यूनिवर्सिटी कि उसे कुछ कह दूं या डांट दूं तो वो साहिबा रोने पीट जाती हैं। शारिक ने कहते हुए अपनी बात मुकम्मल की और इन तीनों को इस बात पर हंसी छूट गई। क्या हुआ? ऐसे क्यों हंस रहे हो? उसने कहते हुए ना समझी से बारी बारी तीनों की तरफ देखा जो हंसी के मारे लूट फूट हो रहे थे। वो शुरू से ही ऐसी थी, उसकी बस तेरे सामने ही जुबान चलती थी। इमाद अपनी हंसी जब्त करते हुए बोला। इमाद ने अरेज को आंखों ही आंखों में इशारा किया और दोनों जल्दी से अपनी जगह से खड़े हो गए। अरेज वैसे एक बात जरूर है, मिनहर ने उसका नाम बड़ा अच्छा रखा है, बोंगा। इमाद ने दरवाजे के पास जाकर बोला। अरेज ने भी इस बात पर हंकारा उभरा और वो दोनों शारी की घुरियों को देखते हुए जल्दी से बाहर निकल गए। पागल हैं दोनों के दोनों। वो सर झटक वापिस अर्जन की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम्हें भुला देना होता तो कब का भुला देता, तुम हसरत जिंदगी हो मतलब जिंदगी नहीं। सीटी की धुन बजाता हुआ वो अपनी कमरे की जानिब बढ़ा है, जब भी किसी का खूबसूरत सरापा देखकर ठटका और वहीं खड़े रहकर उसे देखने में मजबूर हो गया। वो लड़की इतनी प्यारी रही थी इस वक्त, प्रीशियट डीप रेड कलर की फ्रॉक में मलबूस, जिसमें सिर्फ बराए नाम हल्का सा गेयर में काम था। ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल संवारने में मसरूफ थी। किसी की निगाहों की तपिश महसूस करके उसे सामने की तरफ देखा तो दरवाजे के पास खड़े इमाद को खुद पर निगाहें जमाए पाया। उसके देखने पर भी इमाद ने अपनी नजरों का जाविया नहीं बदला तो वो गुस्से से घूर कर बोली। उसके ख्याल ऐसे देखना कम, एक्सरे करना ज्यादा
बेहतर रहेगा। तुम यहाँ क्यों खड़े हो और ये लंगूरों की तरह ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? मैं ये देख रहा था कि इमाद खजल सा होकर सर झुकाते हुए कुछ कदम आगे बढ़ा। क्या देख रहे थे? प्रीशा ने सवालिया अंदाज में पूछा। साथ उसके कदम अपनी तरफ देखते हुए इतनी ही सरस से पीछे हुई थी कि इमाद ने फिर कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाए। इमाद, वहीं से बात करो वरना मैं तुम्हारे लिहाज नहीं करूंगी, प्रीशा ने खबरदार करते हुए कहा। तुम डर तो ऐसे रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं तो बस ये कह रहा था। वो हल्का सा उसकी तरफ झुकते हुए कान में बोला। मैं ये देख रहा था कि चुड़ैलें कैसे तैयार होती हैं। गुस्से का जब्त उससे उसने इमाद के सीने पर हाथों का दबाव डालकर उसे धक्का देकर पीछे किया। इमाद, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस वक्त तुम्हें कौन से लकब से नवाजूं? प्रीशा के मसनूई नाराजगी से कहने पर वो अपनी मुस्कुराहट जानदार करते हुए बोला। ये छोड़ो, वो तो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। अभी तुम मुझे ये बताओ, तो तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं क्या जो तुम इतना ज्यादा तैयार हो रही हो? इमाद ने शुरू में मैनी खेजी से कहते हुए साथ ही काउच पर विराजमान हो गया। तुमसे मतलब तुम्हें क्या? मैं कितना भी तैयार हूँ, वैसे तो तुम्हारे सारे मतलब मुझसे ही निकलते हैं। इमाद खुद से बोला, लेकिन आवाज इतनी तेज थी प्रीशा ने भी सुन ली थी। मतलब क्या कहा? प्रीशा ने तेवड़ियां चढ़ा। मैंने कुछ भी तो नहीं। अफसोस हुआ। इमाद का अंदाज अफसोस भरा था। किस बात पर? प्रीशा ने उसकी बात पर ना समझी से भवें चकाई। यही कि पहले तुम्हें नजर नहीं आता था और आप ऊंचा भी सोने लगी हो। वो संजीदगी से कहता हुआ दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधकर आराम से टेक लगाकर बैठ गया। इमाद, तुम ना दफा हो जाओ यहाँ से, वरना ऐसा ना हो इससे पहले वो इससे आगे कुछ कहती, इतने में बाहर से गैर मामूली शोर की आवाजें आने लगी। लगता है सब लोग आ गए। पुरजोश होती हुए वो बाहर की जानिब बढ़ गई। आइए जुलम। इमाद ने कंधों को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए दहाई दी, क्योंकि वो जाते हुए इमाद के कंधों पर जोर से पर दमुक्का रसीद करना नहीं भूली थी। उमैस भाई, जरा मुझे भी तो जगह दे, मैं भी महसूस कर सकूं कि मेरे भी मॉम डैड वापस आए हैं। रात के 2 बजे का वक्त था। इस वक्त अदील शाह, जायदा और उमैस बड़े से हाल नमा डाइनिंग रूम में विराजमान खुश गुफ्तारी में मसरूफ थे। वली शाह और सलमा अभी अभी उठकर फ्रेश होने के लिए गए थे। उमैस अदील शाह और जायदा बेगम के साथ बैठा हुआ था। जब भी वहां इमाद दाखिल हुआ था, सोफे पर जगह न होने के बावजूद घुसने की कोशिश की और अपने मकसद में कामयाब भी रहा, क्योंकि उमैस मुस्कुराकर आगे खिसक गया था। जायदा ने उसकी शरारत पर उसे थप रिसीव की थी। मॉम पहले तो सिर्फ उमैस भाई सुतेला वाला सलूक करते थे और अब आप भी, उसने सर पर हाथ रखते हुए दिहाई दी। उमैस तो इस तरह खुद पर इल्जाम लगाने पर बुरा ही मान गया था। फिर मात की मसनूई घूरते हुए बोला, मैंने ऐसा कौन सा तुम्हारे साथ सुतेला वाला सलूक कर दिया? डैड भाई ने आज मुझसे आज की सारी मीटिंग्स अटेंड करवाई। उमैस उनसे लिपटते हुए उमैस की शिकायत लगाई। अदील शाह पहले उसकी बात पर मुस्कुराए, फिर बोले, मैस क्यों भाई, तुमने हमारे छोटे साहबजादे से इतना काम क्यों करवाया? बाबा, ये आप ही के इतने लाड प्यार की वजह से इतना बिगड़ा है। कोई जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है इस में। उमैस बरहम हुआ। अभी छोटा है, वक्त के साथ साथ सीख जाएगा। खाना लग गया है, सब आ जाएं। प्रीशा ने बाइट से आवाज लगाकर कहा। रात का दूसरा पैर शुरू होने को था। नींद तो जैसे इनकी आंखों से कोसों दूर थी। ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। जो किसी नजर से अदा हुई वही रोशनी है ख्याल में। वो नहीं तो मुंतजिर हूं मैं, ये खलिश कहाँ थी विसाल में। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। तेरे प्यारे लब पे गिला ना हो, ये बड़े नसीब की बात है। मेरी जुस्तजू को खबर नहीं, ना वो दिन रहे ना वो रात है। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। मेरा नाम तक ना जो ले सका, जो मुझे करार ना दे सका, जिसे इख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार ना दे सका, वही शख्स मेरी तलाश है, वही दर्द मेरी हयात है। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। पूरा कमरा नीम तरीके में डूबा हुआ था। वो रॉकिंग चेयर पर बैठा कानों में हेडफोन्स लगाए गजल सुनने के साथ अपने दुश्मने जहां के ख्यालों की गहरी जद में था। सीधे हाथ की उंगली में सुलगती दिब्बी सिगरेट से जब वो कश लगाता, सिगरेट के सरे पर वक्फे वक्फे से टिमटिमाती नन्ही सी चिंगारी जरा की चमकने लगती। मिनहल के बाद ये उसका दूसरा इश्क था, अंधेरा, तन्हाई और ये गजल। उसके ख्याल में जब जिंदगी में अंधेरा हो जाए तो दुनिया भी अंधेर लगने लगती है। वो शुरू से ही शेर व शायरी और गजलों का बहुत शौकीन था। जब उसे मिनहल से मोहब्बत हुई थी, वो खुद भी उस पर शायरी लिखा करता था। मिनहल, क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सिर्फ जिंदगी भर जीने के लिए साथ ही तो मांगा था, और तुम मेरी मोहब्बत को ऐसे रोन कर चली गई। इसका हिसाब तो तुमसे जरूर लूंगा। जितना मैं तुम्हारे लिए तड़पा हूँ, उससे कहीं ज्यादा अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगा अपने लिए। इस वक्त उसकी आंखें इतनी सुरख हो गई थी, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसमें अंगारे भड़क उठे हों। उसने सिगरेट फेंक कर उसे बूट तले बुरी तरह मसल डाली, साथ सर दोनों हाथों में गिरा लिया।